हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम चैनल में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और पीडीएफ के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास में हम आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन का पार्ट 2 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि हम इस सामाजिक के क्रैश कोर्स में आपको टोटल 20 क्लास करवाएंगे और ये इसका पार्ट 2 है। और अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 1 की वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं, सिर्फ 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और इसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया है, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसमें पार्ट 2 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। कबूतर है, हंस है, मयूर है, फिर तोता है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिए, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिए, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, अर्थात उस राज्य में सबसे अधिक वन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में वन है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था कि जो बिहार है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में कुल 7% में ही वन का विस्तार है, लेकिन भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है उस मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, भारत के अलावा और कहीं नहीं में मिलता है। घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ। तो घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, घड़ियाल। घड़ियाल जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। टैक्सोल का उपयोग होता है, ये जो टैक्सोल है इसका उपयोग किस में होता है, मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, फिर टीबी के लिए। तो ये जो टैक्सोल है इसका उपयोग कैंसर रोग में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। चरक का संबंध किस देश से था, ये जो चरक थे इनका संबंध किस देश से था, म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या फिर नेपाल से। तो चरक का संबंध भारत देश से ही था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत से। चरक का संबंध भारत देश से था। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, अर्थात वन को बचाने एवं वन का प्रबंधन करने की दृष्टि से ध्यान रखने के लिए इसका जो वर्गीकरण किया गया कितने वर्गों में किया गया है, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कुल 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कुल 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है उस मध्य प्रदेश राज्य में भौगोलिक दृष्टि से वन का विस्तार सबसे अधिक है, और उसी में हमने आपको बिहार में प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार भी बता दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7%। ना ही 15, ना ही 21 और ना ही 20, क्योंकि जो बिहार है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन का विस्तार है, 7% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, अर्थात जो वन स्थिति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना वन का विस्तार है, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वन स्थिति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, यह जो संविधान की धारा 21 है उसका संबंध किससे है, मृद, वन्य जीवों तथा यहाँ पर तुकृक नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए था। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से धारा 21 का संबंध है।
मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या फिर खनिज संपदा संरक्षण से। तो जो संविधान की धारा 21 है उसका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध है हमारे सभी जितने वन्य जीव होते हैं सभी की संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का बचाव। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अर्थात यह जो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संरक्षण का उद्देश्य ही था धारा 21 का निर्माण करना। तो जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण था उसको लेकर 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीको कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था और उस कन्वेंशन का नाम था विश्व आपदा कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कन्वेंशन हुआ था उस कन्वेंशन का नाम था विश्व आपदा कन्वेंशन। मैंग्रोव्स में सबसे अधिक विस्तार है, ये जो मैंग्रोव्स है इस मैंग्रोव्स में सबसे अधिक विस्तार किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, या फिर पूर्वोत्तर राज्य में। तो जो मैंग्रोव्स है इन मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुंदरवन में मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? अर्थात आज से 21 साल पहले भारत में जब 2001 ईस्वी चल रही थी तो उस समय भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, या फिर 20.60%। तो भारत में 2001 में कुल 20.60% में भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था, लेकिन अब 0.5% घट के 20.55% हो गई है। इससे कुछ प्रश्न पहले में हमने आपको पढ़ा दिया है। 2001 के अनुसार अगर पूछेगा तो 20.60% होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 2001 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार था 20.60%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? अर्थात जो पूर्वोत्तर राज्य है उन पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.05%, 90.03%, या फिर 60.11%। तो वह जो 188 आदिवासी जिलों के प्रदेश का कुल क्षेत्र है उसका कुल 60.11% में वन का विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60.11%, 11%। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि परिवर्तित हुआ है? अर्थात 1951 ईस्वी से लेकर के 1980 तक मतलब कि 30 वर्षों में कितना वर्ग किलोमीटर जो वन था, जो जंगल था, जिसको काट कर कृषि भूमि बना दिया गया है, उसको कृषि योग्य भूमि बना दिया, फसल उपजाने के लिए उसको तैयार कर दिया गया वनों को काट कर। 30,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 25,200, या फिर 35,500। तो 1951 से 1980 में लगभग सिर्फ 30 सालों में 35,500, 35,500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि परिवर्तित हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35,500। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो जंगलों का सर्वे करता है उसकी एक एनजीओ टीम होती है। तो उस एनजीओ टीम की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में पूरे विश्व में अर्थात पूरी दुनिया में यह सर्वे किया गया था कि कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 6 अरब हेक्टेयर में, 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर, 8 अरब हेक्टेयर भूमि पर, या फिर 5 अरब हेक्टेयर भूमि पर। तो जो पूरा विश्व है, हमारा पूरा दुनिया है, उस पूरे दुनिया के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में कुल 4 अरब हेक्टेयर में क्षेत्र में भूमि का विस्तार था। तो इसका सही आंसर 1948 का ये सर्वे है। अब क्या पता घट गया होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको आंसर 1948 के रिलेटेड ही आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? अर्थात अगर आपको पर्यावरण को संतुलित रखना है तो आपके कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना आवश्यक है? 20% पर, 33% पर, 23% पर, या फिर 43% पर। तो पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कम से कम 1/3 भाग मतलब कि 33% भाग पर तो भूभाग पर वन का आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33% भूभाग पर वन का होना आवश्यक होगा। कुनैन किस रोग की दवा है? यह एक दवा का नाम है। पूछा जा रहा है कि इससे कौन सा रोग ठीक हो जाता है। कुनैन किस रोग की दवा है? दमा रोग, मलेरिया रोग, कैंसर रोग, या फिर एड्स रोग। तो जैसा कि आपने इससे पढ़ा कि टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, उसी प्रकार कुनैन का उपयोग किस में होता है? तो कुनैन का उपयोग मलेरिया में होता है। मलेरिया को यह ठीक कर देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुनैन मलेरिया रोग की दवा है।
कूनेन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? इससे पहले तो आपने पढ़ लिया कि कूनेन किस रोग की दवा है, तो कूनेन मलेरिया रोग की दवा है। और कूनेन कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? आक के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से, या फिर हिमालयन यव के वृक्ष से? तो जो कूनेन है यह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूनेन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है और इससे मलेरिया रोग को ठीक किया जाता है। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? यह जो बांध परियोजना थी यह कब प्रारंभ हुई थी? इसका शुरुआत कब हुआ था? 72 में, 1973 में, 1974 में, या फिर 1975 ईस्वी में? तो बांध परियोजना का शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांध परियोजना का आरंभ 1973 ईस्वी में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जैसा कि आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसी प्रकार पशु भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, हाथी, चीता, बाघ या फिर हिरण? तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह बाघ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? यह जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है वह कहाँ स्थापित है? क्योंकि इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ लिया कि घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। भारत के अलावा घड़ियाल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इसके प्रजनन की, इसकी जनजाति को बढ़ाने के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो वह जो प्रजनन केंद्र है वह कहाँ स्थापित है? नंदनकानन में, मुरैना में, घाना में, या फिर काजीरंगा में? तो यह जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, इस घड़ियाल प्रजनन केंद्र को मुरैना में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना में स्थापित है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र, जो भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया वह कहाँ किया गया? नंदनकानन उड़ीसा में, मुरैना मध्य प्रदेश में, घाना राजस्थान में, पेरियार केरल में? तो ये सभी राज्य का नाम है और ये उसकी जगह का नाम है। तो जो भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया वह नंदनकानन उड़ीसा में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उजला बाघ के प्रजनन को, प्रजाति को बढ़ाने के लिए भारत में एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया और वह नंदनकानन उड़ीसा में स्थापित किया गया है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। जो संकटग्रस्त पादप प्रजाति होती है, अर्थात जिनकी प्रजाति बिल्कुल ही खत्म होने वाली होती है पेड़ पौधों की प्रजाति, तो उसकी सूची को क्या कहते हैं? ग्रीन डेटा बुक, रेड डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक, फिर ऑरेंज डेटा बुक? तो उसको रेड डेटा बुक खतरे के संकेत से दर्शाया जाता है कि संकटग्रस्त वह पादप प्रजाति हो गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेड डेटा बुक। साल किस वन का वृक्ष है? यह जो साल है यह किस वन का वृक्ष है? अर्थात ये 4 वन का नाम है। पूछा जा रहा है कि इनमें से किन वनों में साल का पेड़ पाया जाता है? सदाबहार वन में, डेल्टाई वन में, शुष्क वन में, या फिर पतझड़ के वन में? तो जो साल है यह पतझड़ के वन का वृक्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साल पतझड़ वन का वृक्ष है। हॉटस्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? यह जो हॉटस्पॉट्स की पहचान है उस पहचान पर किस वैज्ञानिक ने जोर दिया था? महबूब हक ने, चरक ने, नॉर्मन मेयर्स ने, या फिर अमर्त्य सेन ने? तो हॉटस्पॉट्स की पहचान पर नॉर्मन मेयर्स ने सबसे अधिक जोर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉटस्पॉट्स की पहचान पर जोर किसने दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया था? जो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था जो कि 1986 ईस्वी में विकसित हुआ था, तो वह कहाँ विकसित किया गया था? सुंदरवन में, नीलगिरी में, नंदा देवी में, या फिर पंचमढ़ी में? तो उसको नौलगिरी नहीं, नीलगिरी होगा, नीलगिरी में 1986 ईस्वी में विकसित किया गया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये जो वन्य जीव बोर्ड थी, इस वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 52 में, 50 में, 54 में, या फिर 1951 ईस्वी में? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही आगे भी वीडियोस मिलते रहे, इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? ये जो प्लाईवुड होता है, उन प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में, फिर चीन में? तो ये जो प्लाईवुड का निर्माण था, जो प्लाईवुड की पद्धति, इसको सबसे पहले जर्मनी देश में चालू किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी देश में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बहुत बार क्वेश्चन बैंक में भी पूछा जा चुका है और बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के अनुसार भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण जो अधिनियम है यह कब लागू किया गया था? 1920 में, 1080 में, 1990 या फिर 2000 ईस्वी में? तो वन संरक्षण अधिनियम को 1080 ईस्वी में ही लागू कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत पहले इस वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था 1080 ईस्वी में। सुंदरवन है, ये जो सुंदरवन है ये कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, या फिर महाराष्ट्र में? तो ये जो सुंदरवन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है।
किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा खनिज है जिस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया, उद्योगों का जनक कहा गया, माता कहा गया? सोना को, तांबा को, लोहा को, फिर मैंगनीज को? तो लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी कहा गया, क्योंकि लोहा खनिज के बिना कोई भी उद्योग में किसी भी यंत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यंत्र भी सभी लोहे के ही होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा का, क्योंकि यंत्र जो होते हैं वे लोहे के होते हैं, और अगर यंत्र नहीं बनेंगे तो किसी अन्य उत्पाद को नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए लोहा को सभी खनिज के उद्योगों का जननी कहा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? जो सीमेंट उद्योग है इसका सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वह चूना पत्थर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज की, टीन की, लोहा की या फिर बॉक्साइट की? तो ये जो एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बॉक्साइट का एक ऐसा एल्यूमिनियम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको एल्यूमिनियम बनाना है तो आपको बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि जो लोहा खनिज है उसको सभी उद्योगों का जननी कहा गया है। तो यह जो लोहा उत्पादक करने वाला भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या फिर झारखंड? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, अर्थात अधात्विक खनिज है? सोना, टीन, अभ्रक या फिर ग्रेफाइट? तो सोना में धातु का अंश पाया जाता है, टीन में भी पाया जाता है और ग्रेफाइट में भी पाया जाता है। लेकिन अभ्रक एक ऐसा धातु है, एक ऐसा खनिज है जिसमें धातु का अंश पाया ही नहीं जाता। यह अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अर्थात अधातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो उड़ीसा राज्य है यह किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन करती है? लो अयस्क, मैंगनीज, टीन या फिर तांबा? तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैंगनीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है, और उड़ीसा मैंगनीज खनिज का ही सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंगनीज। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? अर्थात इनमें से कौन सा खनिज है जो कि धात्विक खनिज है? इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण जो था अभ्रक था, और इसमें पूछा जा रहा है कि लोह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर? तो यह जो मैंगनीज है इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, अभ्रक में भी नहीं पाया जाता है, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसमें भी नहीं पाया जाता, और चूना पत्थर से तो सीमेंट बनाया जाता है। तो लोह युक्त खनिज का जो उदाहरण हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए मैंगनीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैंगनीज लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? अगर आप 1 टन इस्पात बनाना चाहते हैं, 1000 किलो इस्पात, तो कितना मैंगनीज का आपको उपयोग होगा? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए कम से कम 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 किलोग्राम। कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? अर्थात इन तीनों में से ऐसा कौन सा एक प्रकार है जो कि एक लोह अयस्क का प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लिग्नाइट तो कोयला का अयस्क है, बिटुमिन्स भी कोयला का अयस्क है, और हेमाटाइट एक ऐसा अयस्क है जो कि एक लोह अयस्क का प्रकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हेमाटाइट लोह अयस्क का एक प्रकार है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में लगभग कुल कितने खनिज पाए गए हैं? 50 खनिज, 100 खनिज, 150 खनिज या फिर 200 खनिज? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए गए हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में लगभग कितने खनिज, लगभग में पूछा जाता है कि कितने खनिज पाए गए हैं, तो 100 खनिज पाए गए हैं। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 खनिज। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, और पीडीएफ के माध्यम से आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। यह हमारे क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास था। इसके बाद इसका 18 क्लास और लाया जाएगा, और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है, और अपना फीडबैक भी कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। With